लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी को संसद से बाहर किए जाने के बाद देश की राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कल तक जो लोग कांग्रेस से बचकर चलते थे, बिदक कर रहते थे, जो चाहते थे कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाए, वे सब अब कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज संसद के बाहर राहुल गांधी के समर्थन में सारे कांग्रेसी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर विरोध दिखाया। बीआरएस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद खुलकर उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही हैं और मोदी सरकार पर हमलावर हैं, और इसे विपक्षी एकता की पहली बाधा पार करने के तौर पर देखा जा रहा है, जो बीजेपी और मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कांग्रेस ने इसके लिए सभी विपक्षी दलों का आभार तो माना ही है, साथ ही कहा है कि अब इसे व्यवस्थित तरीके से विपक्षी एकता बनाने का काम करना चाहिए। आइए क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, सुन लेते हैं जरा। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को, जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है। और उन्होंने राहुल गांधी जी के इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड करके और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि संसद सत्र के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन लोकसभा और राज्यसभा के नेताओं से मिलते हैं, जिससे संसद में समन्वय तो हो ही रहा है, अब यही काम संसद के बाहर करने की कोशिश भी हो रही है। और कुछ दल जो संसद में इस सदन के समन्वय का हिस्सा नहीं थे, उन लोगों ने भी अब इस कार्रवाई की निंदा करते हुए सार्वजनिक बयान जारी किए हैं। अभी आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। आपको याद दिला दूं कि विपक्ष के नेताओं के अपने समर्थन में आए बयानों पर राहुल गांधी ने उनका धन्यवाद किया था, साथ ही मोदी सरकार का अपने लिए ये तोहफा बताया था और कहा था कि मोदी सरकार ने विपक्ष को हथियार थमा दिया है। ये बात है शनिवार की, जब डिस्क्वालिफिकेशन के बाद राहुल गांधी की सदस्यता जब रद्द हुई, उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दरमियान उनसे पूछा गया था विपक्षी एकता के बारे में, तो क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की, और हम सब मिलके काम करेंगे। लोकतंत्र को समझिए, ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है
कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनकी माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। तो सुन रहे थे आप, देश ही अदानी है, अदानी ही देश है, और मोदी जी इस भ्रष्ट आदमी को, बीजेपी इस भ्रष्ट आदमी को बचा क्यों रही है, और साथ साथ क्या कुछ मिल गया है विपक्ष के हाथ में, कौन सा हथियार थमा दिया है बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, ये सब कुछ यहाँ रख रहे थे राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान। और मोदी सरकार और बीजेपी अब आप जान रहे हैं कि अगर कांग्रेस को ये तोहफा देने पर पछता भी रही होगी, अगर पछतावा हो भी रहा होगा, तब भी उसके पास अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है कि वो इस हथियार को वापस ले सके। यानी विपक्ष के लगभग सभी दलों को ये दिखाई दे रहा है कि अगर वे अकेले अकेले बीजेपी का विरोध करेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, और अगर आज सबने एकता दिखा दी तो बीजेपी को मात देना आसान हो जाएगा। विपक्षी एकता की इस शुरुआत के साथ ही कांग्रेस भी अब अपना पूरा दम जनता के बीच जाने में लगा रही है और बता रही है कि बीजेपी के शासन में कैसे संविधान पर और देश के लोकतंत्र पर खतरा बढ़ रहा है। यानी अब खुलकर आर पार की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस में राहुल गांधी अब तक सामने ही थे, अब प्रियंका गांधी भी सामने आ गई हैं, जिनके आक्रामक तेवर कल फिर से देश ने देखा है। आइए जरा देख लेते हैं प्रियंका गांधी की बहुत सारी बातें, बहुत सारी बाइट्स जो कल वो भाषण दी थी, आप लोगों के सामने हमने रखा था, लेकिन उसमें से दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप तक रखना आज जरूरी है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। पहली बात कि प्रियंका गांधी कल जब भाषण दे रही थी तो अदानी के मसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये जरा सुन लेते हैं। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं। इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की, बीसों हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनके हैं, और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं। तो प्रियंका गांधी यहां मोदी जी को कायर और अदानी के मामले में, अदानी आखिर हैं इनके कौन, ये सब यहां पूछती हुई नजर आ रही हैं। साफ साफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर तक कहा, और दूसरी तरफ अदानी के मामले पर घेरते हुए यहां नजर आई प्रियंका गांधी। बहुत ही हार्ड हिटिंग कह सकते हैं भाषण प्रियंका गांधी का कल था। और आज इधर राहुल गांधी ने अदानी के मसले पर फिर से मोदी सरकार को घेरा है, और घेरते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में हमेशा वो LIC और SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पैसे का जिक्र तो करते ही थे, लेकिन आज उन्होंने EPFO यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट जो फंड हैं उसके बारे में इन्होंने बात किया है। प्रोविडेंट फंड के पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो पैसे कैसे लगा दिए गए, उसकी बात कर रहे हैं। जरा देख लेते हैं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राइट साइड में हमारे दाहिने तरफ स्क्रीन पर, लगातार अदानी पर मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहे हैं और घेरते रहेंगे। इधर राहुल गांधी
का ये ट्वीट आता है और इस प्रोग्राम की जब हम तैयारी कर रहे थे उसी बीच एक और खबर आती है। खबर ये कि राहुल गांधी को संसद से बाहर करने के बाद अब लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें सरकारी आवास खाली करने का आदेश दे दिया है, नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। यानी अब 1 महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना आवास खाली करना होगा। तो तेजी से बदलते इस सियासी घटनाक्रम के बीच सवाल यह है कि क्या विपक्षी एकता की शुरुआत हो गई है? क्या यह मोदी सरकार के पतन का संकेत है? क्या विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है? क्या राहुल गांधी को निशाना बनाकर खुद फंसती जा रही है बीजेपी? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें और इस कार्यक्रम में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं उन सब आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, स्वामी जी आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, रविकांत जी आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिंह जी हैं, संजय जी आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, दीपक जी आपका स्वागत, और अमलिंदु उपाध्याय जी आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल एक बार फिर से आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं आप सबका। और अभी अभी खबर ये आई कि राहुल गांधी को अब अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। लोग गाना गा रहे हैं, लोग अलग अलग ढंग से इस पर कार्यक्रम कर रहे हैं कि अब तो खाली करना पड़ेगा बंगला भी खाली करना पड़ेगा। कुछ गाने पुराने गाने थे, मैं भूल गया, मैं याद नहीं आ रहा है, शायद स्वामी जी को याद होगा। लेकिन ऐसे काफ़ी लोग हैं। यहाँ बात स्वामी जी ये है कि ये बंगला खाली करने का आनन फानन में आदेश तो दे दिया गया है, 22 अप्रैल तो खाली करना है राहुल गांधी को, लेकिन इसके लिए 1 महीने का वक्त अभी है। 1 महीने में तो बहुत कुछ हो जाएगा। या तो राहुल गांधी बंगला खाली कर लेंगे, और बंगला भी खाली करने के लिए किसे कहा जा रहा है? जो अपना कित्ता बंगला जो है इस देश के नाम कुर्बान कर चुका हो, आप देखिए, उसे कहा जा रहा है कि बंगला खाली करो। कोई बात नहीं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया इसी पर कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, इतनी जल्दी में क्यों है बीजेपी सरकार कि फटाफट काम तमाम कर देना है राहुल गांधी का? क्या बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, पॉलिटिकल खतरा कहें, सियासी खतरा बीजेपी को, इसलिए राहुल गांधी का काम तमाम जल्दी से जल्दी करना चाहती है बीजेपी? स्वामी जी। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये कल्पना कर रहा था, और मैं पूरे देश से, पंडित मदन मोहन मालवीय से क्षमा मांगता हूं, और आपके जो दर्शक हैं उनसे भी एक क्षमा मांगता हूं कि मैंने उसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की है जहां से मनोज सिन्हा ने इंजीनियरिंग की है। और मेरी भगवान की कृपा ये रही कि 73 में जब मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मनोज सिन्हा ने वहां पे सिविल इंजीनियरिंग में नौकरी ज्वाइन की। राहुल गांधी को जो सजा दी गई कि उन्होंने नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर कहा, मनोज सिन्हा ने देश के सबसे बड़े संत, विश्व के सबसे बड़े संत महात्मा गांधी को फर्जी डिग्रीधारी कहा। मुझे शर्म आती है, मैं उसी इंजीनियरिंग कॉलेज, उसी महामना की विद्यापीठ में और उसी अंगिया में और उसी बगिया में मैं पढ़ा हूं, जहां ऐसे लोग राज्यपाल के पद पे अभी भी सुशोभित हैं। राहुल गांधी की सदस्यता छीन लीजिए, 2 साल की सजा दिला दीजिए, मकान छीन लीजिए, और मनोज सिन्हा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करते हैं, उन्हें राज्यपाल के पद से नहीं हटाएंगे, उनसे कुछ नहीं पूछेंगे। देखिए, ये जो स्थिति हो रही है, निशिकांत दुबे को महुआ मोत्रे ने एक नोटिस दिया है कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो फर्जी है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि फर्जी है, जहां तक मुझे सूचना प्राप्त है। कोई कार्रवाई नहीं। और जिस प्रकार से मनोज सिन्हा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, उनकी मानहानि कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। अरे राहुल गांधी का तो जो मुझे लगता है, जो मैंने पहले भी निवेदन किया था कि राहुल गांधी ने डिसाइड कर लिया वो जेल जाएंगे, अब उन्हें मकान की जरूरत ही नहीं है, आप उन्हें जेल में रखिए। अब प्रियंका गांधी दहाड़ेंगी और या आपके खड़गे साहब जो है दहाड़ेंगे, और गांव गांव और शहर शहर में जाएंगे। जो परिवर्तन में देख रहा हूं राजीव जी, जो परिवर्तन में देख रहा हूं, आपने पढ़ा होगा हल्दिया पोर्ट का जो वहां की यूनियन का इलेक्शन हुआ, पिछले चुनाव में 19 में से 18 सीट टीएमसी जीती थी, 1 सीट कम्युनिस्टों के पास थी। आज की तारीख में 19 के 19 कांग्रेस और सीपीएम जीती है। मतलब यह कि केवल बीजेपी नहीं हारेगी, बीजेपी के साथ जो चलने का प्रयास करेंगे वो भी बुरी तरह से हारेंगे।
अब जनता जो है सड़क पे हर जगह ये प्रश्न पूछ रही है कि इतना बड़ा एक अपराध हो गया राहुल गांधी से, और जो लोग ये गवर्नर पद पे बैठे हुए हैं सुशोभित हो रहे हैं। और जो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जब स्पीकर के पास गया, 2 बार तो मैंने चिट्ठी लिखी और मैंने जाके स्पीकर से कहा कि साहब ये जो है मुझे मौका दीजिए और मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने कहा ये संभव नहीं है, आइए चाय पीजिए। देखिए, लोकसभा का और जो हमारे स्पीकर महोदय हैं उनकी कोई मैं मानहानि नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर किसी की बेटी आईएएस में सीधे लेटरल एंट्री से जाएगी तो राहुल गांधी क्यों उनसे पूछते हैं? वो नहीं आपको अनुमति दे सकते, क्योंकि उनकी बेटी इसी कम उम्र में बिना यूपीएससी क्वालिफाई किए आईएएस की कैंडिडेट है, आईएएस बन गई है, लेटरल एंट्री है। और जितनी लेटरल एंट्री हुई है राजीव जी, फिर मैं कहूंगा, सवर्ण होने के बावजूद कहूंगा, जितनी लेटरल एंट्री हुई हैं अभी तक आईएएस में, जरा एक सूची प्रकाशित कर दीजिए, उसमें कितने सवर्ण हैं, कितने बैकवर्ड हैं, कितने शेड्यूल कास्ट हैं और बाकी लोग हैं। देखिए, वास्तविकता में जो बात राहुल गांधी ने पूछी थी, यह मनुवाद स्थापित हो रहा है इस देश में। पिछड़ों का नाम ले रहे हैं, नीरव मोदी पिछड़ा नहीं है, ललित मोदी पिछड़ा नहीं है, और चोरों की जात नहीं पूछी जाती, चोरों के धर्म नहीं पूछा जाता। लेकिन स्पीकर महोदय, अपनी बेटी को मैं अगर क्षमा मांग लेता हूं, बाद में कहेंगे क्षमा मांगिए, पहले एक क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन अपनी बेटी को आईएएस लेटरल एंट्री आपने दिला दी। और हम जैसे जो अपने बच्चों को संघर्ष करके यूपीएससी से क्वालिफाई करके आईएएस में भिजवाते हैं, दलित और बैकवर्ड के बच्चे नहीं जाएंगे आईएएस में, सारे के सारे जो है ब्राह्मण ठाकुर और बनिए जाएंगे। ये मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं, आप मूर्ख बनाना चाहते हैं देश के दलितों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को। कितने लोग आपके आज की तारीख में आपके सेक्रेटरीट में हैं? कितने लोग उसमें से बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हैं? कितनी पॉपुलेशन सवर्णों की है? कितनी पोस्टें आपने उनको दे रखी हैं? हर क्षेत्र में आपने सवर्णों का दबंगई कर रखी है। सवर्ण होने के बावजूद मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरी देश की एकता अखंडता के लिए अच्छा नहीं लगता। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ देश के बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है वो इस पे नहीं सामने बढ़ के बोलते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर लोहिया का सिपाही हूं, मैं कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं, लेकिन मैं जो बैकवर्ड की राजनीति की थी डॉक्टर लोहिया ने, मैं उसका पक्षधर हूं। और मैं कहूंगा कि इस प्रकार का जो समानवाद और मनुवाद है, जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से अन्याय कर रहा है, उसका प्रतिरोध होना चाहिए। और बैकवर्ड्स को और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आपको जुडिशरी में भी स्थान देना चाहिए। आपको सारे जितने आईएएस अफसर और लेटरल एंट्री कर रहे हैं, सूची प्रकाशित कीजिए, जितनी लेटरल एंट्री हुई है इसमें कितने सवर्ण हैं और कितने बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट हैं। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की बात आप करते हैं, अन्याय कर रहे हैं आप उनके साथ। और देश में यह अन्याय इन लोगों के साथ नहीं होगा, हजारों साल से हुआ है, अब नहीं होगा। हम इनके लिए संघर्ष करेंगे। जी, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, इन सब की आप बात कर रहे हैं स्वामी जी। और ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है, राहुल गांधी को 2 साल की सजा होती है और इसको पूरा का पूरा डाइवर्ट कर दिया जाता है कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। जरा आपसे एक बार फिर से समझना चाहता हूं कि क्या आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है? स्वामी जी, आपके पास ही आना चाहता हूं दोबारा। राजीव जी, ये बताइए, किसी के घर के अंदर कोई चोर घुस आए तो पहले पूछेगा चोर से कि आप किस कास्ट और रिलीजन के हैं? अगर वो कहता है कि मैं बैकवर्ड हूं तो उसको हम छोड़ देंगे? हम नीरव मोदी, ललित मोदी को चोर नहीं कहेंगे क्या? अरे चोर की जात होती है क्या? मैं ब्राह्मण हूं, रावण को जलाते हैं पूरे देश के लोग, मैं इस पे आपत्ति शुरू कर दूं क्या? अरे दुर्योधन, और ये जात देखी जाती है दुष्टों की। भगवान श्री कृष्ण जो थे यादव थे, भगवान श्री राम जो थे वो राजपूत थे। हम इसलिए पूजा करते हैं कि सज्जन पुरुष थे, उन्होंने देश को दिशा दिखाई। हम रावण को नहीं पूजा करते, हम कंस की नहीं पूजा करते, हम उनका जाति और धर्म नहीं देखते, अच्छे लोगों की पूजा करते हैं। हम अशफाकुल्लाह खान, मैं चाहता हूं अगले जन्म में अशफाकुल्लाह खान मेरे घर से पैदा हो, भीमराव अंबेडकर मेरे घर में पैदा हूं। ऐसे जो महान आत्माएं हैं जिन्होंने इस देश की धरती के लिए अपने रक्त से सींचा है, मेरे परिवार में पैदा हूं, मैं उनका पिता बनूं। जी जी, बिल्कुल आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, इसलिए ये भी समझने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ चल रहा है जाति के नाम पर, वो क्या सही चल रहा है? जाति के नाम पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन उन जातियों को, उन समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। और साथ साथ ये भी कि आरक्षण के नाम पर आखिर
कौन जो है आरक्षण का विरोध करता दिखता है आपको सड़कों पे? आरक्षण के विरोध में कितने लोग आते हैं, कौन कौन आते हैं? कई बार ऐसी चीजें आई हैं। खैर, ये थोड़ा सा डाइवर्सन होगा, लेकिन यहां पर यह बात इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि उन्हीं मसलों को लेकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हुई, ओबीसी को सामने लाया गया और बार बार बीजेपी का हर नेता, छोटा से बड़ा, सब नेता यही कह रहा है कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। क्या सचमुच राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है? जरा आप भी सोचिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो चिट्ठी है या उन लोगों की लिस्ट है, कह लें, चिट्ठी शायद गलत होगा, लिस्ट है जिन जिन लोगों का नाम उन्होंने लिया था, नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे लोगों का, मेहुल चोकसी, ये लोग क्या ओबीसी हैं? समझिए, या मोदी जितने हैं वो क्या ओबीसी हैं? कई बार हम लोग इस मंच से इस बारे में बात कर चुके हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और चर्चा हम कर रहे हैं, जैसे ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे थे, राहुल गांधी को बंगला खाली करने का आदेश मिल गया है। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास इसी खबर के साथ, और आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया। लोग तो डिबेट कर रहे हैं खाली करना पड़े, अब तो बंगला भी खाली करना पड़ेगा। राहुल गांधी को बंगला खाली करना पड़े या ना पड़े, यहाँ देश की राजनीति पर इसका क्या असर होने जा रहा है, ये आप बताइए। देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। राहुल गांधी बंगले में ना रहे, सड़क पर रहे, ये बेहतर है इस देश के लिए। और वो व्यक्ति 5 महीने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके इस देश को नाप चुका है, और कितनी परीक्षा लेंगे इस देश का अवाम भी जान चुका है कि राहुल गांधी की काबिलियत क्या है, राहुल गांधी की क्षमता क्या है। और उसको डराना चाहते हैं जिसका परनाना 9 साल जेल में रहा हो। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि बंगला तो छोड़ दिए, आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन मेरी जबान बंद नहीं कर सकते। ये जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं, उन सवालों का जवाब देने के बजाय एक चुनी हुई सरकार जनता के द्वारा वो विपक्ष के साथ क्या कर रही है, ये तानाशाही का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन है। और जिसे कहा जा रहा है आजकल, एक और चीज चल रही है कि राजा नंगा है। मुझे लगता है कि राजा धीरे धीरे नंगा हो रहा है, और वो अब उस स्थिति में आ रहा है कि जहां लोग अब अपनी आंखें बंद करने की तरफ हैं कि इस नंगे होते हुए राजा को अब और नहीं झेला जा सकता। उसमें राहुल गांधी को आप चाहे उनका बंगला खाली कराएं, और बंगला खाली करा के होगा क्या? अभी पिछले दिनों देखा, एक टी शर्ट में उस आदमी ने पूरे देश को नाप दिया, एक दूसरी ड्रेस भी नहीं। राहुल गांधी जितना आप हिंदुस्तान में मैंने देखा, उनको केवल कुर्ता और पाजामा में देखा। मैंने सुना है, अब मेरी बात कितनी सही है मैं नहीं जानता, कि राहुल गांधी ने प्रण लिया है कि मैं कुर्ता पाजामा ही पहनूंगा। वो ब्रिटेन गए, वहां उन्होंने दूसरी ड्रेस पहनी, लेकिन वो यहां सिर्फ यही पहनते हैं। और ये जो चीज है वो गांधी से उन्होंने ग्रहण की। नेहरू के पास क्या नहीं था, लेकिन नेहरू ने अपना आनंद भवन इस देश को दान कर दिया, नेहरू ने सारी संपत्ति इस देश को दे दी। लेकिन कभी यह नहीं सोचा था, या नहीं सोचा होगा कि ऐसे लोग आएंगे जिनके प्रति थोड़ी हमदर्दी थी नेहरू जी को। वो नहीं चाहते थे कि कभी देश में इस तरह की विभाजन की विचारधारा पैदा हो। वो एक समावेशी राष्ट्रवाद का सपना बुन रहे थे, और गांधी के उन सपनों को साकार करना चाहते थे जब गांधी ने कहा था कि हमें अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पहुंचना है। तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपनी कैबिनेट में शामिल किया, जो उनके धर्म विरोधी थे। गांधी के विरोधी माने जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर, जो दलितों के मसीहा थे, उन्हें न सिर्फ संविधान सभा में लाकर के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, माने संविधान को निर्माण करने की पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब के हाथों में दी। और इसलिए दी, मुझे लगता है कि ताकि इस देश का जो हाशिए पर खड़ा हुआ तबका है, उसके दर्द को अगर सबसे ज्यादा कोई महसूस करता है, उसकी जरूरतों को अगर सबसे ज्यादा कोई महसूस करता है, उसके अधिकारों को लेकर अगर सबसे ज्यादा कोई चेतना संपन्न है, तो वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। इसलिए वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाकर के लेकर के आए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब संविधान तैयार हुआ तो उसमें जो हाशिए के तबके थे, उनके लिए
विशेष प्रावधान किए गए। और इसी वजह से जो आज लोग सत्ता में है, उन्होंने न तो संविधान को स्वीकार किया और न ही बाबा साहब अंबेडकर के उस भूमिका को स्वीकार किया। लंबे समय तक ये कहते रहे कि ये संविधान तो चोरी का है, इन्होंने तो यहां वहां करके इसको चुराया है, इसको उस तरह से जोड़ा है। फिर बाद में कहा कि उन्होंने लिखा ही नहीं, ये झूठ है। यहां तक फैलाया गया कि डॉक्टर अंबेडकर तो 3rd डिविजनर थे, ये अरुण शौरी का बयान है। और वो जिस तरह से बदनाम कर रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे बाबा साहब अंबेडकर को, जो आज कह रहे हैं कि साहब ओबीसी का अपमान हुआ या दलितों के जो मसीहा बनते हैं, वो लोग बाबा साहब अंबेडकर को अछूत कहकर के अपमानित कर रहे थे, तब भी जब वो संविधान सभा में थे। हिंदू कोड बिल पर इनके तमाम विचारधारा के लोग बाबा साहब का विरोध करने के लिए उनके घर के दरवाजे तक अपनी महिलाओं को लेकर के गए थे। वो बर्दाश्त नहीं था कि भारत का संविधान ऐसा हो जिसमें इस देश के हाशिए पर खड़े हुए लोगों को विशेष प्रावधान मिले और वो इस देश के विकास में अपना योगदान दे सके। वहां से चलते हुआ भारत जब 70 साल में जहां पर खड़ा हुआ, जिसने मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में, मैं उनके बाजारवादी नीति से कुछ हद तक सहमत नहीं हूं, लेकिन इस देश में जो डेवलपमेंट हुआ, जिसमें दलितों और पिछड़ों की एक बड़ी भागीदारी हुई, उसके बाद ये लोग जहां सत्ता में पहुंचे, उन्होंने छल और छद्म के जरिए इस देश के अवाम को और उस अवाम को, जिसको गांधी कभी अंतिम व्यक्ति कह रहे थे, जिसको दलित और पिछड़ा आइडेंटिटी के रूप में कहा जाता है, उसकी सारी नीतियां एक एक करके ध्वस्त कर दी। चाहे वो लेटरल एंट्री का मसला हो, चाहे रिजर्वेशन का सवाल हो, या जाति जनगणना का सवाल हो, ऐसे तमाम मुद्दों को उन्होंने, और सरकारी नौकरियां तो खत्म कर ही दी। दलितों के पास कोई ऑप्शन नहीं है राजीव जी। वो इसलिए आरक्षण को लेकर के ज्यादा मजबूती के साथ लड़ता है, अपना जान देने के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि उसको आज भी 55% लोगों के पास जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है दलितों के पास इस देश में। और जितनी भी जमीनें मिली हैं वो कांग्रेस गवर्नमेंट के दरमियान मिली हैं, हालांकि वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये लोग तो, अभी उत्तर प्रदेश में नियम बना कि साहब डीएम की बिना अनुमति के भी दलितों की जमीन बेची जा सकती है, तो ये लोगों को जमीन से भी बेदखल करना चाहते हैं। और राहुल गांधी ऐसे तमाम मुद्दों पर खड़े हुए, हाथरस की बेटी के न्याय के लिए भी खड़े हुए, वहां उनको धकेलाया गया। ये ऐसे लोगों को बेइज्जत करना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, ताकि जो आम आदमी के सवाल हैं, जो दलितों और ओबीसी के सवाल हैं, महिलाओं के सवाल हैं, वो कोई ना उठाए। इसलिए राहुल गांधी को लेकर के इनके भीतर कोई दुश्मनी नहीं है। उसकी मूल वजह है कि राहुल गांधी किसानों का सवाल ना उठाए, राहुल गांधी इस देश में भ्रष्टाचार का सवाल ना उठाए, राहुल गांधी इस देश में दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल ना उठाए, इसलिए राहुल गांधी पर हमला है। वरना राहुल गांधी भी आराम से सांसद का जीवन जी सकते हैं। और ये लोग जो कर रहे हैं आज की तारीख में, वो इस देश के लोकतंत्र को भी खतरे में डाल रहा है। मैं ये अभी नहीं कहूंगा कि इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो लोकतंत्र बना था, जो लोकतंत्र अर्जित किया गया था, उसकी बहुत हद तक हत्या कर दी गई है। लेकिन मैं बहुत विश्वास करता हूं, मैं बहुत आशावादी हूं कि ऐसा ये लोग कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि राहुल गांधी को जब ये बाहर कर रहे हैं, राहुल गांधी को बेघर कर रहे हैं, और ये लोहिया ने कहा ही था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। जरूरत है सड़कों को भरने की, और राहुल गांधी ने वो करके दिखा दिया है। इनको लगता था कि एक ही इस देश में महामानव है जिसके पीछे हुजूम है, जो जब आता है तो लोग बोलते हैं मोदी मोदी मोदी। लेकिन राहुल गांधी जब उस यात्रा में थे तो हजारों की संख्या उनके साथ चल रही थी, लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे थे। ये नहीं देखा जा रहा है। तानाशाह बहुत ईर्ष्यालु भी होता है, बहुत छोटे छोटे भावनाएं वो रखता है, उसके भीतर ये सब नहीं होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है उन सवालों को। इसलिए राहुल गांधी का छीना जाएगा, और ये भी हो सकता है कि उनको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जिसके परनाना 9 साल जेल में रहे, वो क्या डरेगा जेल की सलाखों से। और उसके साथ आम आदमी खड़ा होगा, क्योंकि आम आदमी के सवालों को राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं। फिलहाल के इतना ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप यहाँ रख रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें, इन बातों को आगे बढ़ाते हैं। और सीधा संजय जी आपके पास आना चाहता हूँ। संजय जी, विपक्ष कह रहा है
और विपक्ष का जब नाम हम ले रहे हैं तो इस वक्त 7:30 बजे बज रहा है, 7:33, और डिनर मीटिंग पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने 18 दलों को बुलाया है और वो सारे इकट्ठा हुए हैं इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है सरकार से सिंहासन खाली करो, सरकार कह रही है राहुल गांधी से कि बंगला खाली करो। कौन किस पर भारी दिखाई दे रहा है संजय जी? देखिए, मैं भारी दिखाई देने या देखने की बात नहीं करूंगा। मैं ये करूंगा कि मीडिया क्या दिखा रहा है। असल में जनता तक वही पहुंचता है जो मीडिया दिखाता है। बीजेपी के पास दिखा रहा है मीडिया अतीत को दिखा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है वो देख लिए होंगे आप लोग। वो नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सरकार क्या कर रही है या सरकार के खिलाफ क्या हो रहा है या सरकार को अपने डिफेंस में क्या कहना है, ये तो मीडिया ही बता रहा है ना जनता को। तो इस मामले में मीडिया का रोल बहुत ही खराब है। मैं जनरल मीडिया की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली कुछ लोग अलग किए जा सकते हैं, वो अपनी जगह अलग है, लेकिन मैं जनरल मीडिया की बात कर रहा हूं कि मीडिया लोगों को जो बता रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। और इनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अपना नेटवर्क, गणेश जी को दूध पिलाने वाला, वो सब जो है, वो जो जनता को बता रहा है चुनाव तो उस पर होगा या रिजल्ट तो उस पर आएगा। यही नहीं, जिस ढंग से ये काम कर रहे हैं उसमें मुझे लगता नहीं है कि इनके पास बिना किसी खास तैयारी के ये सब ऐसे काम करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने कहा ना कि मुझे हथियार दे दिया, बेस्ट गिफ्ट दे सकते थे, तो इन्होंने, ऐसा नहीं है कि मैंने सरकार नहीं समझती या बीजेपी या आरएसएस नहीं समझ रही कि ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से वो होगा, तो ये भी समझ रहे हैं, फिर भी दे रहे हैं। तो इनका पर्पस होगा या कुछ सोचा समझा होगा। वैसे मैं मानता हूं कि ये बिना प्लानिंग के काम करते हैं, लेकिन चुनाव के लिए तो प्लान करते ही है। तो चुनाव के 2024 की तैयारी चल रही है, ये सब उसका गेम प्लान हो सकता है। इन लोगों ने राहुल गांधी को की सदस्यता खत्म करवाई, जो क्रोनोलॉजी है उससे बहुत क्लियर है। भले ये कह रहे हैं कि हमने नहीं करवाया और राहुल गांधी ने वैसा बोला था, उनको सजा मिली, कोर्ट का ऑर्डर है वगैरह वगैरह, लेकिन जो क्रोनोलॉजी है, मैंने आज सुबह क्रोनोलॉजी देखी, मैंने देखी क्या बनाई, उसमें बहुत क्लियर है कि सब बीजेपी के बिना कहीं कुछ हुआ नहीं है। बीच में जज साहब को इनाम भी है, जज बदलना ही नहीं है, जज को बीच में प्रमोशन भी मिला है। तो सबको आप देखें तो बहुत मामला क्लियर है कि ये सब करवाया गया है। और करवाया गया है, जिस दिन पहले दिन खबर छपी कि कोर्ट में जिस दिन ऑर्डर हो गया कि सदस्यता, तो मैंने उनको सजा हो गई, और अगले दिन ये डिसाइड होना था कि उनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं, उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पेज पे खबर थी कि इनका बंगला भी खाली करना पड़ेगा। आप आज सोचिए, आज उनको ऑर्डर किया गया और 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिख दिया था कि इनको बंगला खाली करना, जबकि अगर सदस्यता जाएगी तो बंगला जाएगा ही। सदस्यता बंगला से जुड़ा हुआ है, तो सदस्यता जाएगा भी जाएगा ही, ये कोई खबर ही नहीं थी। खबर ये है कि 24 घंटे में सदस्यता चली गई और 24 घंटे में बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे अखबार जो ये चर्चा कर रहे थे कि क्या बंगला खाली करना पड़ेगा, वो ये माहौल बना रहे थे कि बंगला भी खाली करना पड़ेगा। हम आप सब लोग जानते हैं, जैसा भी लोगों ने कहा, कि बंगला खाली करने से राहुल गांधी को फर्क क्या पड़ता है, और एक बंगले की वैल्यू क्या है। राहुल गांधी के जो राहुल गांधी ने अपने पूर्वजों से इनहेरिट किया है, उसमें दिल्ली में एक बंगला या लुटियन की दिल्ली में एक घर, कौन सी बड़ी चीज है? मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी, उनके पास नहीं है, ये बड़ी चीज है। हो जाए या वो खरीद ले तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस हिसाब से बंगला खाली करना इशू ही नहीं है, लेकिन इसको इशू बनाया जा रहा है। उसी तरह से जैसे ओबीसी का इशू बना दिया गया, उसी तरह से जैसे ये कह दिया गया कि इन लोगों ने कोर्ट से, हायर कोर्ट में जाके स्टे क्यों नहीं लिया। पवन खेड़ा के मामले में तो ले लिया था, राहुल गांधी के मामले में क्यों नहीं स्टे लिया। और ये कहा गया, और आज अमर उजाला में लीड है कि राहुल गांधी नाखून कटाकर शहीद हो रहे हैं। अब बताइए कि मेंबरशिप चला जाना नाखून कटाना है। जो लोग राज्यसभा की सीट के लिए नंगे नाच रहे हैं, वो लोकसभा की सीट को नाखून कटाना कैसे कह सकते हैं। और अगर किसी ने ऐसा छापा है, ऐसा लिखा है, ऐसा सोचता है, तो वो कहां है? कितने दिन से उसका दिमाग जो है ट्यून किया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के फेवर में नहीं, कांग्रेस के खिलाफ। राहुल गांधी का बंगला चला जाना, राहुल गांधी की मेंबरशिप चली जानी, इतना दोनों इतना आसान और इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने मेंबरशिप चला जाना नाखून कटाना है, और बंगला चला जाएगा तो क्या खबर है, फिर खबर क्यों है।
लेकिन आप देखिए कि कैसे प्लांट किया जा रहा है, कैसे खबरें छपवाई जा रही है। आज हिंदुस्तान टाइम्स में लीड क्या है देखा आपने? अमित शाह ने कहा है कि मुसलमानों का आरक्षण कर्नाटक में 4% इसलिए कम कर दिया गया कि वो संविधान विरोधी था। अमित शाह के कहने से मान लें कि वो संविधान विरोधी था। अमित शाह ने यह भी कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। जब कर्नाटक में इलेक्शन होना है, माने अनाउंस होने वाला है, तब आप 4% रिजर्वेशन खत्म कर रहे हो। 5 साल क्या कर रहे थे? 5 साल आपने वो काम नहीं किया। इलेक्शन अनाउंस होने से पहले आप वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल था इसलिए हटा दिया। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो अभी तक क्यों था? 5 साल आपने क्या किया? और अभी क्यों हटाया? इलेक्शन के बाद जब जीत के आते तो हटाते, अभी क्यों हटाया? वोट के लिए हटाया, बहुत क्लियर है। लेकिन ये लीड क्यों है? दिल्ली के अखबार में लीड क्यों है? ये हिंदुस्तान टाइम्स ने बनाया है। तो अगर हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला इस तरह से खबरें छापेंगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा हो तो हमें पता ही नहीं है। आरएसएस के लोग गणेश जी को दूध पिलाने के लिए क्या प्रचार कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ बहस करते रहे, जनता को तो कुछ और बताया जा रहा है। इनकी प्लानिंग कुछ और होगी जो हमें नहीं पता है। जरूरत उसको काउंटर करने की है। बिल्कुल। इसमें एक चीज और खास बात है, नोटबंदी से पहले इन्होंने वो अकाउंट खुलवाया था, जनधन खाता। कायदे से नोटबंदी करनी थी तो जनधन खाते की जरूरत नहीं थी। अगर सेल कंपनी से इन्वेस्ट करना था तो सेल कंपनी के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत नहीं थी। सेल कंपनियों के खिलाफ अभियान चला के इन लोगों ने सेल कंपनियों को हाईलाइट कर दिया और फिर सेल कंपनी से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सेल कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और सेल कंपनी से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो साजिश है, रणनीति है या उलझाना है? सबको आपने उलझा दिया। क्रोनोलॉजी जो आप समझा रहे हैं ये वही क्रोनोलॉजी बिल्कुल सही आप बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल वही क्रोनोलॉजी है। वार करो पहले जिन चीजों पे हमको काम करना आगे जाके। सेल कंपनियां, कई सारे बाहर जो अपने यहाँ की कंपनियां थी या विदेशी जो एजेंसियां यहाँ काम कर रही थी उन सबको यहाँ से बाहर करना। नोटबंदी की बात आप कह ही रहे हैं संजय जी, नोटबंदी करना, लोगों को जनधन खाता खुलवाना, जनधन खाते का क्या हुआ, बहुत कुछ आप याद कीजिए। जब यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार में आधार कार्ड की बात चल रही थी, उस समय आधार का विरोध करना और आज उसी आधार के साथ सब कुछ करना। तो ये जो चल रहा है, आधार को आप अपने अकाउंट से लिंक कीजिए, आधार को आप अपने पैन कार्ड से लिंक कीजिए, आप आधार को हर जगह आप उससे लिंक करना कंपलसरी हो गया। तो ये बहुत कुछ है और इसी क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है जो यहाँ संजय सिंह जी समझा रहे थे। बहुत कुछ, बहुत इसके विस्तार में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। संजय जी इसको थोड़ा और आप डिफाइन कीजिएगा आने वाले समय में। ये हमारे दर्शक जो हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ कह रहे थे। आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। इस क्रोनोलॉजी को अमलेंदु उपाध्याय जी आप किस रूप में देखते हैं कि इधर पहले देखिए कितना फटाफट काम हो रहा है, इतना फटाफट काम आपने हिंदुस्तान में होते देखा था? अब सरकार कहेगी कि देखिए फटाफट काम कर रहे हैं तो उस पर भी उंगलियां उठा रहे हो आप लोग। और नहीं तो आपका तो वही है, मोदी जी कुछ कहा करते हैं कि यहाँ लटकाया, अटकाया, भटकाया जाता था, तो वो इस बात को लेके आ जाएंगे ये लोग कि देखो यहाँ तो पहले लटकाया जाता था, अटकाया जाता था, भटकाया जाता था, लेकिन जब राहुल गांधी का केस आता है तो 1 महीने में सजा का ऐलान कर दिया जाता है, दूसरे दिन उनको संसद से बाहर कर दिया जाता है, तीसरे दिन अब ये आदेश आ जाता है कि बंगला खाली करो। लेकिन इस वक्त विपक्षी दल भी बैठ के बोल रहे हैं कि सिंहासन खाली करो। 2024 की क्या तैयारियां अभी से होते देख रहे हैं हम अमलेंदु जी? निश्चित तौर पर राजीव जी, ये तैयारियां 2024 की ही हैं और तैयारियां मोदी सरकार ने शुरू की हैं और विपक्ष को एक रास्ता दिया है कि वो भी अपनी तैयारियां शुरू कर दे। तो विपक्ष भी अब शुरू हो गया, उसने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इसके लिए मोदी सरकार जो है बधाई की पात्र है, उसको बधाई देना चाहिए कि उसने भी जो है विपक्ष को तैयार कर दिया कि आप भी तैयारी कीजिए और हम भी तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है राजीव जी की असल में मोदी सरकार जो है वो अपने ही स्लोगन्स को जो सड़क किनारे लिखे होते हैं उनको पढ़ना भूल जाती है। जिस चीजें चल रही है इस मामले में, तो सड़क के किनारे लिखा होता है देर भली। तो ये सरकार जो बड़ी तेजी से चल रही है मगर ये नहीं सोच रही है कि दुर्घटना से देर भली।
तो जितना ये तेजी से चल रही है तो दुर्घटना होगी या देर भली होगी, वो तो समय बताएगा क्या हुआ क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी जो नारे लिखे जाते हैं उनको पढ़ लेना चाहिए। हालांकि मोदी जी का पता है नहीं है, पता नहीं वो सड़क किनारे कभी चले भी हैं, अब कितने समय से सड़क किनारे नहीं चले। मसला तो ये भी ना, तो हवाई जहाज से उड़ते रहते हैं और देश में कम रहते हैं, विदेश में ज्यादा रहते हैं, वो तो भला हो। नहीं चाय बेचते थे, 2014 बनाने का एक नुस्खा बताया था उन्होंने कि कैसे नाले के गैस से आप चाय बना सकते हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन आप वो उन्होंने बताया था। तो उनको पता है, कैसी बात कर रहे हैं, सड़क के किनारे आज नहीं चल रहे हैं, आज 8 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, लेकिन पहले तो पैदल ही चलते थे, किसी के खटारा में बैठ जाते थे, जिनको सीएम बना दिया था, आपको याद होगा, दिल्ली के पास। वो 2014 से पहले चलते थे, जब कांग्रेस की बनाई हुई सड़कें थी राजीव जी। अब मोदी जी की बनाई हुई सड़कों पर नहीं चले हैं, और जिन अपनी बनाई हुई सड़कों पर चले हैं तो वहां से लौट आते हैं वो बोल करके कि बोल देना कि मैं यहाँ जिंदा लौट के जा रहा हूं, अपने मुख्यमंत्री से बोल देना। जब सड़क से जाते हैं तो ये बोल के चले जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो सड़क किनारे जो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उन्हें मौका नहीं मिलता है। और विदेश में ज्यादा रहते थे, तो कोरोना का भला हो कि उनको विदेश जाने से रोक रखा कोरोना इतने लंबे समय से, वरना आप उठा के देख लीजिए जितने समय देश में गुजरते उससे अलग विदेश में गुजरते थे। अब वो क्यों गुजरते थे विदेश में? अब वो राहुल गांधी बता रहे थे कि भाई बता दीजिए कि आप कितने समय अडानिया के साथ गए। तो अब ये चीजें खुल रही है, विदेश में क्यों होते थे, क्या थे। बहरहाल कुल मिला के राजीव जो मसला जो है, जो आपका सवाल भी था जी कि राहुल गांधी पे इतनी जल्दी क्यों है और क्या विपक्ष को एक रास्ता दे दिया है। निश्चित तौर पे ये राहुल गांधी को जिस तरीके से कर रहे हैं, तो ये एक तो ये तय कर चुके हैं कि इनके असली दुश्मन अब राहुल गांधी हैं, ये इस सरकार ने तय कर लिया। और ये भी तय कर दिया कि विपक्ष को अब राहुल गांधी के पीछे ही चलना है, ये भी लोगों ने तय कर दिया। और विपक्ष ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमको राहुल गांधी के पीछे ही चलना है। तो यानी रणनीति तैयार है और तय हो चुका है कि अब अगला मोर्चा जो है किस तरीके से सजाया जाना है। अब इस मोर्चे पे चल के इनको कितना फायदा होगा या नुकसान होगा, मुझे लगता है राजीव जी अगर इसी तरह की परिस्थितियां चलती रही तो 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी परिस्थितियां मोदी जी की अनुकूल नहीं रहेंगी, बहुत चीजें बदलेंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हालांकि सबसे बड़े मोदी जी हैं वहां, लेकिन जो पीछे से लोग संचालित करते हैं, अब बताया जाता था कि अडानी संचालित करते हैं, लेकिन अब लगता है कि अडानी भी संचालित नहीं कर रहे हैं अब तो। लेकिन जो असली लोग हैं चलाने वाले, वो भी सोचेंगे कि मोदी जी के आगे रख करके भारतीय जनता पार्टी कहां रहेगी। तो ये भी अब चीजों को, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी परेशानियां बढ़ेंगी मोदी जी के लिए, मुझको ऐसा लगता है। हो सकता है ना बढ़े, मोदी जी ने सब सेट कर लिया हो पहले से ही, सब कुछ ठीक ठाक हो, तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी, मोदी जी की परेशानियां बढ़ेंगी। राहुल गांधी को आप जिसको आपने कहा बंगला खाली कर दो, ठीक है बंगला खाली कर देंगे राहुल गांधी। वो उन्हें दूसरी यात्रा जो करनी थी वो अक्टूबर से होनी थी शायद, तो हो सकता है वो अप्रैल से शुरू हो जाए दूसरी यात्रा। भाई जो भारत जोड़ो यात्रा दूसरा फेज होना था, वो हो सकता है अप्रैल से शुरू हो जाए फिर। और फिर जब अप्रैल से वो यात्रा शुरू होगी और फिर जो है, अच्छा अब ये एक सवाल पूछ लिया जाए कि कह रहे हैं साहब आपने कहा था कि वो ओबीसी का अपमान है, ओबीसी का अपमान है, तो क्या मोदी जी ये कह सकते हैं कि नीरव मोदी को चोर कहना अपराध है? नीरव मोदी चोर नहीं है। ललित मोदी को चोर कहना अपराध है? ललित मोदी चोर नहीं है। मेहुल चोकसी को चोर कहना अपराध है? मेहुल चोकसी चोर नहीं है। क्या मोदी जी ऐसा कह सकते हैं कि ये सब चोर नहीं है? ये सवाल उठते हैं, मतलब मन के अंदर ये सवाल उठते हैं कि राहुल गांधी का जो भाषण था, जो हम लोगों ने सुना, और अब इस सजा के बाद तो सारी दुनिया ने सुन लिया कि राहुल गांधी ने किस किस को चोर कहा था। तो अब ये सवाल राहुल गांधी की उस सजा के बाद से जो उठते हैं कि क्या इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनको चोर कहना जो वो अपराध है। अब ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है राजीव जी, ये तो जी बिल्कुल जाने जो जिनको कहना है। बहरहाल कुल मिला के तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2024 जो है वो आदरणीय प्रातः स्मरणीय मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं राजीव जी। जी आदरणीय प्रातः स्मरणीय जी बिल्कुल। और विपक्ष की जो गोलबंदी है, उस गोलबंदी में क्या बीजेपी फंसती नजर आ रही है? जरा समझना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे। देखिए फटाफट आज जो सुबह बैठक हुई, विपक्षी दलों की बैठक संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, उसमें टीएमसी के 2 नेता थे, और जो टीएमसी लगातार इस पूरे मसले से अपने आप को किनारे करके बैठी हुई थी, वो टीएमसी अब साथ में है।
और उसका एक नमूना अभी जो इलेक्शन हुआ है हल्दिया में शिपयार्ड के पास में, उसका नमूना अभी उसके बारे में प्रोफेसर अखिल साहब ने बता ही दिया, अखिल स्वामी जी ने, कि वहाँ पर टीएमसी की पहले 18 सीटें थी, अब एक भी सीट नहीं है। एक सीट सीपीएम के पास थी, 19 सीटें टोटल हैं। 19 की 19 सीटें अब इस गठबंधन को, कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन के पास चली गई हैं। इस खबर को हालांकि मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है। इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये उनके फायदे के लिए नहीं है। यहाँ फायदा नुकसान नहीं, जो खबर है वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और पहुँचाते हैं। दोस्तों, क्या माना जाए कि बहुत लोग, देखिए केसीआर, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, ये तमाम, केजरीवाल ने खुल के भ्रष्ट बोला पहली बार कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री है ये महाभ्रष्ट है, इस ढंग से उन्होंने कहा। और कल प्रियंका गांधी ने कायर कह ही दिया। तो अब सीधा हमला जो हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और वो भी चाहे कांग्रेस, और जिस प्रकार प्रियंका गांधी ने कल कहा कि मुझे अगर जेल में डालना है तो डाल दो, लेकिन मैं डरूंगी नहीं और मैं जो है वो कहूंगी। ये जो हिम्मत है, ये क्या राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद से है? और इसके बाद अब आर पार की लड़ाई हम देख रहे हैं। जो विपक्षी दल, अब विपक्ष की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब कांग्रेस अकेली नहीं है, इसलिए विपक्ष बार बार मैं नाम ले रहा हूं। विपक्षी दल और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं इस रूप में देखा जाए। और अगर आमने सामने आ गए हैं तो फिर जो सामने चुनाव हैं उसका क्या असर होगा? क्योंकि आज ही यह खबर भी आ रही है कि जेडीएस और कांग्रेस कर्नाटक में समझौता करने जा रहे हैं, यानी इन दोनों का गठबंधन होने जा रहा है। और अगर इन दोनों का गठबंधन हो गया, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, तो कर्नाटक में क्या होगा ये समझ सकते हैं। जरा आपकी टिप्पणी इस पे। राजीव जी, अब तक इस देश में केवल एक ही नेता थे जो बोलते थे चौकीदार चोर है, खुलकर नाम लेते थे, अडानी का नाम लेते थे, अंबानी का नाम लेते थे, और ये भी कहते थे कि कौन मोदियों के पीछे है, नीरव मोदी के, मेहुल मोदी के पीछे, चौकसी के पीछे, विजय माल्या के पीछे। केवल और केवल राहुल गांधी ये बात कहते थे। लेकिन जब से राहुल गांधी की सांसदी पर सवाल उठा है, कोर्ट ने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है, तब से वे लोग जो बीजेपी के खिलाफ तो थे, लेकिन जिनकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वे भी खुलकर बोलने लगे। जैसे मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद केजरीवाल घिक्की बांधे हुए थे, यही कहते रहते कि हम एमपी में जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे। लेकिन अब वे कह रहे हैं, मोदी पर आक्षेप, मोदी पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी इस भारत के इतिहास के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। ये बात कहने की हिम्मत केजरीवाल को आई है राहुल गांधी के प्रकरण के बाद, क्योंकि राहुल गांधी ने बार बार यही कहा कि मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता, मुझे सांसदी जाने से डर नहीं लगता, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। और डरो मत राहुल गांधी का स्लोगन ही है, कांग्रेस का स्लोगन हो गया। तो जो भी चीज की शुरुआत होती है, बदलाव की शुरुआत होती है, वो डरो मत या हिम्मत वाली बात से ही होती है। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाया था, तब उसकी शुरुआत भी ऐसे ही होती कि डरो मत, अंग्रेज हमारा कुछ नहीं कर सकते। अब तक डर रहे, छोटे छोटे रहमान, छोटी पार्टियां, वहां के उनके नेता, कुछ प्रादेशिक नेता, कुछ क्षत्रप जो समझते थे कि वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्हें ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, वे कांग्रेस के साथ खुलकर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब उन्हें यह बात समझ में आई कि कांग्रेस के पीछे जाने गए बिना इस देश से बीजेपी को हटाना संभव नहीं है। यह बात उनकी समझ में आ गई है। दूसरी बात, अब जो कर्नाटक का मुद्दा आपने कहा, कर्नाटक में 4% आरक्षण जो मुस्लिमों को था वो खत्म कर दिया गया, और दिया किससे गया ये बात देखिए। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस भ्रष्टतम नेताओं में से एक कहे जाने वाले, सबसे भ्रष्टतम कहे जाने। जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी का वीडियो काफ़ी डाउन हो गया है, रोकना चाहता हूं और सीधा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आना चाहता हूं। दीपक जी, जो सवाल प्रकाश जी के पास था वही सवाल आपके पास भी, और आपसे समझना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है
और इसमें जिस गति से विपक्ष आगे बढ़ रहा है, क्या यहां दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी के हिसाब से? अगर देखा जाए तो क्या बीजेपी जिस हिसाब से जो क्रोनोलॉजी समझा रहे थे संजय जी, यहां क्रोनोलॉजी बार बार फिट नहीं बैठती है? क्या यहां पर बिल्कुल विपरीत दिशा में उस पूरी प्लानिंग को हम लोग देख रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक का चुनाव और कांग्रेस अकेले भी लड़े तो कहा जा रहा है कि कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस निकाल लेगी, और ऐसे में यहां पर अगर जेडीएस का साथ भी मिल जाता है कांग्रेस को, तब क्या स्थिति होगी? जो हम देख रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल में स्थिति कांग्रेस और सीपीएम के साथ आने से, और खासकर उसमें एक ये तय मानिए कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो कांग्रेस और सीपीएम के साथ वहां वेस्ट बंगाल में आ चुका है, जो अभी तक ममता बनर्जी को जिता रहा था, और इसलिए वहां एक दूसरी परिस्थिति दिखाई दे रही है। कांग्रेस और सीपीएम को जबरदस्त इसमें उनकी जीत हुई है। लेकिन यहां कर्नाटक में भी वही हाल देख रहे हैं, जो 4% की बात यहां कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों के ऊपर से जो 4% का आपने जो आरक्षण दिया हुआ था, उसको अभी आप 5 साल बाद हटा रहे हैं। 5 साल होने को है, आप हटा रहे हैं। किस रूप में देखा जाए इस पूरी सियासी तिकड़म को? अगर तिकड़म वर्ड भी यूज करूं तो शायद ये कम है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां घिरती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। आपका नजरिया? देखिए राजीव जी, 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई, तब से उस सत्ता को पाने का और बनाए रखने के लिए 2 तरह के विभाजन का खेल हमेशा बीजेपी करती रही है। वो है कि विपक्षियों को हमेशा तोड़ते रहिए, अलग अलग रहने दीजिए, एक वो राजनीतिक तरीके से, और सामाजिक तौर पे भी वो ध्रुवीकरण और विपक्षी जो विचारधारा है या दूसरे धर्म है या जो दूसरे अगड़ा पिछड़ा वाली जो लड़ाई है, उस विभाजन को बनाए रखना। ये 2014 में जब वो जीत के आए, उसके तुरंत बाद ही लोगों को ये तो रियलाइज हो गया था, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये रियलाइज हो गया था कि ये आज जो हम जो स्थिति देख रहे हैं उसको भांप चुके थे कि आगे जाकर जो है जो पूरा का पूरा समाज और भारत की राजनीति है वो बहुत खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, और बहुत ही मुश्किल वाला समय आने वाला है। फिर भी शुरुआत के 1 साल 2 साल लोग एसेस करते रहे, इंतजार करते रहे कि मोदी किस तरीके से काम करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन 1-2 सालों के बाद बिल्कुल वो शुरू हो गया। खासकर 2016 से नोटबंदी बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जनधन योजना वाले तो है ही, लेकिन नोटबंदी एक निश्चित रूप से एक ऐसा कदम था जिसके बाद लोगों को पता चल गया था कि आर्थिक बदहाली लाकर देश के अंदर अमीरी गरीबी की खाई को ही नहीं बढ़ाना है, बल्कि पूरे के पूरे विपक्षी दल को भी विपन्न कर देना है। उसके पास कोई पैसा न रहे और सारा पैसा जो है वो बीजेपी के पास आ जाए। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरीके से गैर बराबरी निर्मित की गई थी। और इसके बाद अगर आप देखिए तो उसी खेल को आगे बढ़ाएगी आप। पूरी कोशिश यही रही बीजेपी की कि विपक्षी दल जो है वो एक न होने पाए, ये लड़ाई ही जारी रही। और जब जिस समय भारत जोड़ो यात्रा जो है उसने तो ये इस उद्देश्य के साथ, इस मोटो के साथ शुरू हुई कि समाज के अंदर जो नफरत है उसको खत्म की जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि नफरत खत्म होती है तो एकता बढ़ती है, और सामाजिक शक्ति जो होती है वही बुनियाद बनती है राजनीतिक शक्ति का। जो समाज जैसे जैसे इकट्ठा होना शुरू किया और उसे पता चला कि बीजेपी जो है वो समाज को लगातार विभाजित कर रही है, विखंडित कर रही है, तो लोग जुड़ते गए, और उस जुड़ाव का ही प्रतिबिंब जो है आज हमें राजनीतिक विपक्षी एकता में नजर आने लग गया है। फिर जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आयकर के द्वारा जिस हिसाब से विपक्ष को लगातार तंग करने की कोशिश की गई, कोशिश क्या की कि सीधे सीधे बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, तब लोगों को यह एहसास हो गया, उन विपक्षी दलों को जो इनकी अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी, जिनके अंदर प्रांतवाद की जो भावना थी, उन्हें यह लगने लगा कि अगर राहुल गांधी जैसे को भी निकाला जा सकता है इससे लोकसभा से, तो उनकी तो खैर नहीं। ये भी सब लोग कह रहे हैं कि उन्हें जेल में भी भेजा जा सकता है। तो इस समय सारे लोग जान गए हैं कि आपको लड़ना ही होगा। इसलिए आज ये सारे के सारे जो हम देख रहे हैं विपक्षी दल जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स थोड़ा रोकना चाहूंगा। ये जो विजुअल देख रहे हैं बीच में, हम दोनों के बीच में, ये राहुल गांधी खुद ड्राइव करते हुए, बगल में उनकी माताजी सोनिया गांधी हैं, और खड़गे साहब के घर पर जो डिनर मीटिंग है उस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। ये अभी अभी का विजुअल है, और राहुल गांधी खुद ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, जो लेना था सब ले लिया, और मैं अब सड़कों पे हूं, और वो दिखा रहे हैं। ये विजुअल स्पेशली आप लोगों के लिए कि अभी अभी का ये वीडियो है और आप सबके सामने। जी दीपक जी।
तो इस तरीके से अब हुआ यह है कि लगातार विपक्ष को विभाजित करने की जो कोशिशें थी वो अब नाकाम होने लगी हैं धीरे धीरे। और जैसा कि कहा भी गया, खुद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को एक हथियार दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो निश्चित रूप से यह हथियार जो है वो कारगर सिद्ध हो रहा है। और हम आने वाले समय में पूरी की पूरी जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राजनीति है, इसको रिकास्ट होता देखेंगे, नए समीकरण बनते देखेंगे। इसमें कुछ पुराने जो कुनबे हैं वो वापस जुड़ेंगे, हो सकता है कुछ नए जुड़ते जाएं, या बहुत सारे जो पार्टी जो है बीजेपी के साथ जुड़ी थी उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग छिटक गए हैं। और इसका ही परिणाम ये होगा कि एक अंतर्द्वंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी निर्मित होगा, बहुत जल्दी होगा, खासकर कर्नाटक के चुनाव के बाद और 3-4 राज्यों के चुनावों के बाद निश्चित रूप से होने जा रहा है ये। और ये जो अभी आपने जो विजुअल दिखाया, ऐसी सकारात्मक तस्वीरें, मीटिंग्स, डिनर मीटिंग्स, ये सारी हम देखेंगे और इसका परिणाम सड़कों पे भी निश्चित रूप से नजर आएगा। एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आवास को लेके जो सोचा गया था, देखिए बहुत ही छोटी सोच है ये। आप क्या सोचते हैं कि जो एक नेता इस लेवल का है, जिसके जो पूरे भारत का सबसे बड़ा ये राजनीतिक परिवार है, सबसे बड़ा, उसको आवास की कोई कमी नहीं है। ये तरस आता है उनकी बुद्धि पर जो सोचते हैं कि उससे निकाल देंगे तो शायद वो लाचार हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। मुझे लगता है कल ही लोग ऑफर करना शुरू कर देंगे कि आइए आपको जिस घर में रहना है उस घर में रहिए। इस परिवार का स्ट्रक्चर देखिए। अंतिम बात करके मैं समाप्त करूंगा कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिस तीन मूर्ति में रहा करते थे, उनके निधन के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री को जब कहा गया कि आप इसमें रहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी यह हैसियत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि जिस आवास के अंदर इतना बड़ा व्यक्ति रह गया है तो मैं वहां नहीं रह सकता। ये हैसियत रही है बंगलों और मकान, आवास और इस परिवार के सदस्यों के साथ, जिन्होंने इलाहाबाद की करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो देश को दान कर दी। अगर इन्हें ये लगता है कि आप किसी का बंगला छीनकर उस जोर कर देंगे तो निश्चित रूप से आप खुद ही बहुत कमजोर हैं। इसलिए जो कहा गया है कि कायर ही लोग इस तरीके की छोटी छोटी हरकतें करते हैं और बहुत ही छोटे उपाय अपनाते हैं। जहां तक अभी ये है कि ये सारी चीजें जिस तरीके से इकट्ठी हो रही हैं, एकत्र हो रही हैं, तो विपक्षी एकता जो है निश्चित रूप से धीरे धीरे मजबूत होगी, क्योंकि अब सब लोगों को समझ में आ गया है कि विपक्षी एकता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कारण ये है, इश्यूज चाहे अदानी का हो, चाहे और दूसरी चीजें हो, समाज को फिर से जोड़ने का हो, लेकिन फैसला जो होगा वो मत पेटियों के ही जरिए होगा और मतों का ध्रुवीकरण सबसे आवश्यक है। आज ये सारी की सारी चीजें बहुत खुली होकर सामने आ गई हैं। तो 2014 में जहां से भारतीय राजनीति चली थी, विखंडित हो रही थी, विभाजित हो रही थी, विपक्ष की राजनीति मैं कहूंगा, विपक्ष की राजनीति जो विखंडित और विभाजित हो रही थी वो फिर से रीअलाइन हो रही है, फिर से उसका समीकरण बन रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती जो है जनता पार्टी को 2024 में नहीं, इन्हीं चुनावों से देखने को मिल जाएगी, जिसके संकेत हम जो देख रहे हैं वो अभी हल्दिया के चुनाव में हुए। पिछले जो वहीं पर पश्चिम बंगाल में ही जो एक उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, वहां भी कांग्रेस जीती है। जिस कांग्रेस को पिछले चुनाव में पूरा का पूरा दिया गया था, वाम दल को रिजेक्ट कर दिया गया था, आज उसको लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं। इस चीज को ममता बनर्जी भी समझ रही होगी। सभी के लिए अब खतरे की घंटी है कि आपको अपने आप को बचाना है, और उसके लिए सबसे बड़ी और सबसे मुफीद पार्टी जिसका सहारा वो ले सकते हैं वो कांग्रेस ही है। अब ये भी बहुत अच्छा हो गया कि निर्विवाद रूप से कांग्रेस इनको लीड करेगी और कांग्रेस का ही कोई नेता है वो विपक्षी एकता का सबसे बड़ा सूत्रधार साबित होगा। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 2-3 चीजें आज और हुई हैं जो घटनाक्रम है, और उसके साथ सबसे पहले संजय जी आपके पास आना चाहूँगा। संजय जी आपसे ही पहली बात कि आज जब विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं तो खासकर राहुल गांधी मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं, ये बात कहते हैं। और इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के लोग थोड़ा सावरकर के नाम पर आप जानते हैं कि थोड़ा ज़्यादा सावरकर के लिए वो लोग इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बाइट सुनी, एक बयान आया खासकर संजय राउत का, जो कहना था कि नहीं, राहुल गांधी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और ये भी कहा जा रहा था कि आज जो डिनर मीटिंग है उसमें शिवसेना का कोई भी नेता नहीं होगा। एक बात ये, इसको किस रूप में देखा जाए ये संजय जी आपसे समझना चाहता हूँ। हालांकि
इसमें जो मेरा मानना है, मैं अपना इनपुट दे करके आपके पास आऊँगा। मेरा मानना है कि चूंकि महाविकास आघाड़ी टूट नहीं है, कोई वो टूटने वाला नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये है कि महाविकास आघाड़ी में भी शिवसेना का जो वोट बैंक है वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ नाम है सावरकर का, इसलिए सावरकर के साथ में वो अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहती है शिवसेना का, ये मानना होगा शायद, मुझे लगता है। आप और खुल के बात करेंगे, बताएंगे इसमें। दूसरी खबर जो आई कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो छोड़ के गए थे कांग्रेस को और 5 पन्नों की अपनी चिट्ठी लिखी थी इस्तीफा देते वक्त, और उसमें उन्होंने कहा था इन 5 पन्नों में से लगभग 4.25 पन्ना उसमें उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर वार किया था, राहुल गांधी के खिलाफ बहुत कुछ लिखा था। और आज उनका कहना है कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और यहां से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस का रुख कर रहे हों। और ऐसे ही एक और गए थे सिब्बल साहब, हालांकि सिब्बल साहब जो हैं कपिल सिब्बल, वो गए थे लेकिन 20 दिन बाद पता चला कि वो गए हैं। उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, कुछ लिखा नहीं, चुपचाप इस्तीफा देकर चले गए। राज्यसभा से सपा के, समाजवादी पार्टी के समर्थन में वो चुन के चले आए, और अब कह रहे हैं सिब्बल साहब कि राहुल गांधी का जो केस है, इस केस में कोई दम नहीं है, जैसे ही ये इससे ऊपरी अदालत में जाएगा ये केस, वैसे ही खारिज हो जाएगा। तो 2 नाम यहाँ पे, सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, और उधर सावरकर साहब के नाम पर इन दोनों के बीच तकरार की बातें बनाई जा रही हैं, या सचमुच ऐसा है, जरा आपसे समझना चाहता हूं संजय जी। एक तो राहुल गांधी ने जिस कंटेक्स्ट में कहा वो बहुत ही नॉर्मल है, माने पॉलिटिकली अगर राहुल गांधी को इतना भी नहीं कहने दिया जाए तो वो क्या बोलेंगे, क्या लड़ेंगे और क्या लीडरशिप देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो बहुत मामूली बात है और उस इशू नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन इशू बीजेपी वाले बना रहे हैं, और उन्होंने जेल के सेल का फोटो डाल के, माने बीजेपी के लोगों ने या ट्रोल आर्मी ने उस सावरकर के सेल का फोटो डाल करके पूछा कि तुम इसमें रह सकते हो। भाई जेल में जाएंगे तो विकल्प कहाँ है? जेल अगर जाएंगे तो विकल्प कहाँ है? उसमें ही रहना पड़ेगा। और जो भारतीय जेलों की जो हालत है, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन जेल गए लोगों से जो सुना है, जो पढ़ा है, उससे मुझे लगता है कि वैसे कमरे में एक से ज्यादा लोगों को रहना पड़ता है। संजय दत्त ने अपनी जेल यात्रा का वर्णन किया था, तो उन्होंने जो बताया था वो बिल्कुल भयावह था, और तब से मैं जेल से डरने लगा था। लेकिन वो हमारे मित्र हैं भड़ासपुर मीडिया वाले यशवंत, जब वो जेल गए और जब उन्होंने जेल का वर्णन किया तो मुझे जेल से थोड़ा डर कम हुआ। तो जेल असल में बुरा ही होता है, अच्छा होने का तो सवाल ही नहीं है। तो उसमें फोटो डाल के राहुल गांधी से ये पूछना कि तुम इसमें रह सकते हो, क्या कोई मतलब ही नहीं है? तब जब राहुल गांधी ने कहा हुआ है कि मैं जेल जाने से नहीं डरता, नंबर 1। नंबर 2, जेल की हालत अगर खराब है, इनह्यूमन है, मैं छोटे कमरे की बात नहीं कर रहा, आदमी को बंगला मिलेगा नहीं, जेल में कमरा ही मिलेगा। अगर इनह्यूमन है, अगर टॉयलेट ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं मिलता है, तो वो सबकी प्रॉब्लम है, और जो जेल में नहीं है उसकी भी प्रॉब्लम है। तो जेल में खाना ठीक मिलना चाहिए, इनह्यूमन कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वो अपनी जगह है। और मुझे नहीं लगता कि सावरकर जब जेल में थे तो वो खराब हालत थी जो आज है। मुझे लगता है कि अंडमान का जेल आज की जेलों से, आज की भारतीय जेलों से, अंग्रेजों के जमाने में जो जेल थी और जहां स्वतंत्रता सेनानी रखे जाते थे, जिसमें सावरकर रखे गए थे, वो बेहतर था। और राहुल गांधी को शायद वैसी जेल ना मिले अगर राहुल गांधी को जाना पड़ा तो इसलिए मुझे तो लग रहा है कि सावरकर वाला जो मामला है उसको जानबूझकर इन लोगों ने बढ़ाया है, और इसीलिए शिवसेना को कहना पड़ रहा है। अगर बार बार कहेंगे तो नेचुरली शिवसेना की एली है और शिवसेना को दिक्कत होगी तो उनको कहना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिवसेना का कोई लीडर अपनी तरफ से उससे बहुत चिंतित है। नेचुरली उनको कहना पड़ेगा, वो कह रहे हैं वो अपनी जगह है, और राहुल गांधी उसको बैलेंस कर लेंगे, वो अपनी जगह है, एक बयान से वो बैलेंस भी हो जाएगा, वो अपनी जगह है। जहां तक आजाद की बात है उसमें वापस आ जाए, पहले क्या था, बीजेपी की प्लानिंग थी कि राहुल गांधी को डैमेज करना है, वो शुरू से चला रहा था। जबरदस्ती पप्पू कहने की कोई जरूरत नहीं थी, अगर आप उनको पप्पू मानते हैं तो उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं थी। तो वो तो राहुल गांधी को डैमेज करना था, और राहुल गांधी को डैमेज करने के लिए
इनको यूज किया गया, आजाद को यूज किया गया। और जिस समय ये सब हुआ था उस समय लग रहा था कि इनको कोई पोस्ट वोस्ट मिल जाएगी और कोई लॉलीपॉप मिल जाएगा या लॉलीपॉप दिखाया, स्थितियां ऐसी थी कि उनको कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने राहुल गांधी को यूज किया गया और उनको कहा गया हो कि आप ऐसा बोल दो, लिख दो, या इनको लगा हो कि हम लिख देंगे तो कुछ पोस्ट मिल जाएगी, तो उन्होंने लिख दिया होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी उसके लिए माफ कर देंगे और राहुल गांधी भी बुरा नहीं मानेंगे। मैंने इसमें राहुल गांधी को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर गुलाम नबी आजाद वापस आ रहे हैं और वो सब लिखने के बाद, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को बुरा नहीं मानना चाहिए, नहीं मानेगा। राहुल गांधी में इतना बड़प्पन है। अब अगर इनकी बात करें अपने सिब्बल साहब की, तो सिब्बल साहब का मामला जहां तक मुझे याद है कि वो कोई पार्टी वार्टी जानबूझ के नहीं बदले थे। मामला था राज्यसभा की सदस्यता का, उनको समाजवादी पार्टी से मिल रहा था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया। पार्टी कहाँ छोड़ी उन्होंने कांग्रेस की कोई शिकायत नहीं, कांग्रेस की कोई निंदा नहीं की, उनको मिल रहा है तो ले लिया। मामला यहाँ ये है कि हमारे देश में राज्यसभा की सदस्यता वकीलों को फीस के रूप में दी जाती है। राम जेठमलानी से लेकर के सब लोगों को, वकील जितने भी वकील हैं, सब लोगों को राज्यसभा की सदस्यता दी किस लिए गई है? फीस ही तो है। वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने वकीलों की सेवाएं ली और उनको पैसे नहीं दिए या जो दिए वो कम थे तो राज्यसभा की सीट दे दी, और नहीं, और जो दी वो फीस नहीं है, ये हम क्यों माने और कैसे माने? बिल्कुल। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि वो चुपचाप, वो सीधा सीधी फीस है। और कपिल सिब्बल ने अगर लिया है तो वो भी उनकी अपनी पार्टी की सेवाओं के बदले वो फीस है। वो सही है गलत है उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए। वो कांग्रेसी थे, हैं और वैसे ही रहते। उन्होंने कभी कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोला नहीं और समाजवादी पार्टी के फेवर में कुछ बात नहीं की, अपना जो किया होगा वकील के रूप में। तो इसलिए मुझे भी उसमें कुछ वो लगता नहीं है। वो तो कांग्रेसी है, मैंने उनको वापस आने का कोई बात नहीं है। और वैसे भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो साथ ही थे पॉलिटिकली। जैसे अभी कहा दीपक जी ने कि बीजेपी की योजना है कि सबको लड़ा के भिड़ा के अलग अलग करके रखे, उसमें अगर कभी कुछ अलग हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं। जी प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या आपको लगता है कि सावरकर के नाम पर शिवसेना और आज की तारीख में शिवसेना और कांग्रेस अलग अलग हो सकते हैं? शिवसेना अपना राजनीतिक फायदा देखे बिना कोई निर्णय नहीं लेगा। अभी उसे लगता है जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की जो लोकल सेना है, ये दोनों सेनाएं देख रही हैं कि कैसे सावरकर का मुद्दा उठा के वो अपने वोट मजबूत करे। उन्हें अपने वोटों की चिंता है, कांग्रेस की चिंता यहाँ नहीं है। सावरकर के बारे में भी उनकी चिंता इतनी ही है कि उनके वोट उससे प्रभावित ना हो और मौका आने पर वो कह दे कि देखो भाई हम मुद्दे पर अपना रुख साफ किया। आते हैं इस देश में वो ये है कि महात्मा गांधी पर तोहमतें लगाई जाती है, उनकी डिग्री पर सवाल उठाया जाता है। ये बातें राहुल गांधी के बारे में कही जा रही है, जिस तरह की बातें नेहरू के बारे में कही जा रही है। आप किसी भी देश में जो गणतंत्र है, लोकतंत्र है, या जिसने आजादी हासिल की लड़ाई करके, वो कभी भी अपने पूर्वजों की, अपनी देश के लोकतंत्र के या सरकार के या आजादी के संस्थापकों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। कभी आपने सुना कि कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के बारे में कोई बात कही गई हो, या यूएसए में जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में कही गई हो, या पाकिस्तान में जिन्ना के बारे में ऐसी कोई बात कही गई हो, या बांग्लादेश में शेख मुजीब के बारे में कोई बात कही गई हो? लेकिन हमारे देश में हम गांधी को भी आरोप लगा देते हैं, नेहरू के बारे में भी कहते हैं, और बार बार सभी लोगों के बारे में कोई भी बात कहने से चूकते नहीं है। तो बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है, उसका जो तंत्र है, उसका जो प्रचार तंत्र है, उसने इतना मजबूत कर लिया है। उस प्रचार तंत्र के बूते पर ही बीजेपी के नेता ये हिम्मत कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चलाएं, उनकी संसद सदस्यता के बारे में कुछ बोलें, उनके बंगले के बारे में बोलें। अभी तो यहाँ तक कि अफवाह कि राहुल गांधी को दी जाने वाली सुरक्षा भी हटा ली जाएगी, Z+ सिक्योरिटी हटा ली जाएगी, जबकि वो हटा नहीं सकते, कोई भी नहीं हटा सकता। राजीव गांधी के बाद जो कानूनी व्यवस्था की गई उसमें नेहरू परिवार के किसी भी सदस्य की सुरक्षा हटाई नहीं जा सकती। ये व्यवस्था स्थायी तौर पर की जा चुकी है, लेकिन ले देकर इस तरह की बातें बार बार की जाती हैं कि देखिए राहुल गांधी ने अडानी के बारे में सवाल किया तो राहुल गांधी के खिलाफ कितना बड़ा अभियान चला,
तो मुझे लगता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि कल इस देश में जहां जहां गांधी जी की तस्वीरें हैं, उनकी तस्वीरों की गांधी जी की तस्वीरें नजर, क्योंकि ये वो व्यक्ति, कहा जाए कि ये वो व्यक्ति है जो पूरी सरकार खड़ी रही, पूरी सरकार ने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी और पूरे विपक्ष को बदनाम कर दिया। ये सरकार है। आज एक और खबर जो मुझे महत्वपूर्ण लगी वो ये है कि अभिषेक मनु संघवी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है और 5 तारीख को वे एक याचिका अधिकृत रूप से दाखिल करने उसकी मंजूरी होने वाली है 5 अप्रैल को, कि जिस तरह ईडी और सीबीआई का उपयोग ये सरकार कर रही है विपक्ष के खिलाफ, ये इस देश के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा हमला है और ये इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन जो सरकारी या प्रमुख मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो उन चीजों को नहीं दिखा रहा है। उसके निगाह में राहुल गांधी का बंगला ही प्रमुख है, काले कपड़े ही प्रमुख है, ये सब बातें मतलब दूसरे लोगों का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन मूल मुद्दे कहीं और है। बीजेपी का डर कर्नाटक के मामले से स्पष्ट है कि कैसे मुस्लिमों का 4% आरक्षण कम किया और 2% वोक्कडिगा और 2% लिंगायत समुदाय को दिया। यानी बीजेपी अभी केवल कर्नाटक चुनाव की तैयारी में जुटी है कि कर्नाटक का चुनाव कैसे भी करके जीता जाए। कर्नाटक की चुनौती इसलिए भी है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर्नाटक के हैं, कर्नाटक में उनकी बहुत बड़ी जमीन तैयार है, उनकी नींव है, तो इसलिए बीजेपी कर्नाटक को लेकर बहुत डरी हुई है। राजीव जी कर्नाटक, लेकिन कर्नाटक जो है इतना आसान है क्या बीजेपी के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, लेकिन उससे पहले एक सूचना दे दूं कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद एक इंटरव्यू, जैसे कल आप लोगों ने एक इंटरव्यू देखा था, एक इंटरव्यू आज फिर हम आपको दिखाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन के मसले पर प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों साध जाते हैं, चीन के मामले पर हम कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। ये बहुत कुछ देखेंगे इस कार्यक्रम के बाद एक इंटरव्यू में, लेकिन आना चाहता हूं, इस कार्यक्रम को हम जारी रखे हुए हैं अभी और आपसे समझना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या इस वक्त पूरा का पूरा जो मामला है, जो सियासत है, वो कर्नाटक के इर्द गिर्द ही घूम रहा है या 2024 की तैयारी चल रही है बीजेपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो? देखिए राजीव जी, मुझे कुछ अलग तरह से प्रतीत हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी तक हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करके और जेल भेजने की बात करके ये लोग अपोजिशन को डरा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बीजेपी के अपने लोगों को डरा। मैं सिद्ध करता हूं। मैंने चंबल के डकैतों के बारे में कहानी पढ़ी थी बचपन में कि वहां पे जब किसी डकैत क्या कोई जाता था कि साहब अपने गिरोह में हमको शामिल कर लो, तो वहां का गिरोह का सरगना कहता था कि जाके एक मर्डर करके आओ और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, और उसकी फोटो खींचता था और बाद में उसे इसलिए गिरोह में रहना पड़ता था क्योंकि वो मर्डर कर चुका है। आज की तारीख में राजीव जी 70% बीजेपी के ऐसे लोग हैं जो कि उन चीजों की डबल अवमानना कर चुके हैं जैसी अवमानना कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने की है। अब ये मनोज सिन्हा उसके ताजे उदाहरण हैं जो कि बीएचयू के पढ़े हुए हैं। महात्मा गांधी के खिलाफ जो उन्होंने किया है, या जो वो गोली सिंह ठाकुर हैं जो हिमाचल प्रदेश के, या जो आपके निशिकांत दुबे हैं जिनकी एमबीए की डिग्री है, बहुत सारे लोगों की एमए की डिग्री फर्जी है, बहुत सारी डिग्री फर्जी हैं। ये एक प्रकार से ये कंफर्म कर रहे हैं बीजेपी वाले बड़े नेता गुजराती जो 2 हैं कि कोई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में ना चला जाए, क्योंकि अगर ये कांग्रेस में जाएगा और अभी 1 साल इनके पास है, इन सबकी सदस्यता खत्म कर देंगे और 2 साल के लिए जेल भेज देंगे। तो वास्तविकता में डरा, क्योंकि जो इंदिरा गांधी का पराभव हुआ था उसका मुख्य कारण मैं समझता था जो जगजीवन राम ने और जिस प्रकार से हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस और डेमोक्रेसी बनाई थी, आज वही स्थिति बीजेपी के लिए पैदा हो गई है और बीजेपी से लोग छोड़ने। और मेरी ये भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी वैसे करता नहीं हूं लेकिन कर देता हूं कि 40% लोग बीजेपी के इलेक्शन के पहले छोड़ के इस पे चले जाएंगे। उनको रोकने के लिए उनसे कहा जा रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट दो जिससे कि कहां तुम्हें कलंकित हो जाओ इतने कि वो ले ना पाया। मनोज सिन्हा कैसे ले लेगी आप बताइए, तो निशिकांत दुबे को कैसे ले लेगी? तो 60% लोगों से कांग्रेस के और राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट कहलवा रहे हैं
जिससे कि उनको ब्लैकमेल करके बीजेपी में रिटेन कर सकें। अगर 1 मिनट का टाइम और दें, आपने संदर्भ लिया था इस चर्चा में कि मोदी जी ने कहा था कि सीवर की गैस से भगोने को उल्टा करके उससे गैस निकाल के चाय बनाने वाले ने चाय बनाई। मैं बड़ा प्रभावित था उस समय मोदी जी से, क्योंकि देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री थे। तो मैं तो खैर वो काम नहीं कर सकता था, मैंने एक भक्त को एम्प्लॉय कर लिया 15 दिन के लिए, उसे एक बड़ा सा भगोना दिया और एक पाइप दे दिया। मैंने कहा सीवर में जाओ और सीवर में जाके उल्टा लटकाओ, जैसे मोदी जी कह रहे हैं इससे गैस निकालो, क्योंकि 1100 रुपए की गैस हो गई है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। भक्त 15 दिन जाके बैठा, उसने कहा साहब ये गैस ऐसे नहीं बनती, उसमें गैस का प्रेशर की आवश्यकता है, तो उल्टी करके अगर आप नाले के अंदर डाल देंगे उससे गैस बन के। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, गैस टेक्नोलॉजी तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन वास्तविकता में ऐसे गैस बनती नहीं है। तो जिस प्रकार से अपने स्टेटमेंट को राहुल गांधी के मुंह में डाल के आलू वाली बात की थी, तो मैंने प्रयास किया। थोड़ा उसमें जोड़ देता हूं कि हर गैस जो है वो ज्वलनशील भी नहीं होती, यानी कि वो जलेगी और उसे ऊष्मा हो, ऊर्जा मिले, वो भी संभव नहीं है। और वो भी नाले के गैस से तो बिल्कुल नहीं। मैं भी इंजीनियर हूँ, आप जानते ही हैं स्वामी जी, और वो गैस उससे आप ज्वलनशील नहीं बना सकते। जी जी राजीव जी, मैंने रडार टेक्नोलॉजी से पूछा कि क्या बादल जो हैं वो रडार को इनफेक्टिव कर देते हैं, माथा पीट लिया उन्होंने। तो राजीव जी प्रश्न ये है कि मेरे को तो लगता है अपनी इलेक्ट्रिकल, अब तो खैर मैं डिग्री की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, उसको फाड़ दूं। और मनोज सिन्हा का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है, मुझे तो पंडित मदन मोहन मालवीय, मैं तो चाह रहा हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाके और उस मंदिर के चरणों में अपना मत्था टेक के माफी मांगू, हे भगवान, हे पंडित जी, हे महामना, जहां मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाई वहां मनोज सिन्हा को एडमिशन क्यों दे दिया? महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। बहुत कुछ यहाँ चल रहा है और बहुत सारी बातें, लेकिन थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, हवा बदल रही है। क्या ये जो बातें हम कर रहे हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी, आपको लग रहा है कि हवा बदल रही है देश की? निश्चित तौर पर राजीव जी, हवा तो बदल रही है। अभी नाले की गैस से जो है चाय नहीं बन रही है, और बन रही होती तो अब तक पीएमओ में लग चुका होता संयंत्र बहुत बड़ा। तो उस पर काम नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब हवा निश्चित तौर पर बदल रही है। तो कुल मिला के राजीव जी ये है कि जो हवा जो बनाने की कोशिशें की जा रही थी सरकार की तरफ से, जिस तरीके की हवाएं बनाने की कोशिश की जा रही थी, मुझे लगता है वो हवाएं उल्टी अब चलने लगी हैं। और ये परेशानी का सबब भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉरी हो सकता है, और इसीलिए उनकी बेचैनी बढ़ रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि पैनिक मोड में आ गई, निश्चित तौर पर जो किया इन्होंने वो पैनिक मोड है एकदम से। चूंकि ये जो चाहते थे कि राहुल गांधी जो है वो संसद के अंदर अजानी का नाम ना लें, और जब बजट सत्र का समापन होगा तो प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो उस समय प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी का आमना सामना ना हो, चूंकि प्रधानमंत्री के मुंह से जो है संसद में अजानी का निकलना नहीं है, और राहुल गांधी जो फिर वहां अजानी का आप घेरेंगे। तो इसलिए ये सारा जो कुछ किया गया, जो पैनिक मोड में जो है ना, दुर्घटना से देर भली, जो जैसे मैंने पहले कहा था, तो ये दुर्घटना जो है वो करते जा रहे हैं, जल्दी के चक्कर में दुर्घटनाएं अपने आप होती जा रही है। तो ये भी दुर्घटनाओं का एक सीक्वल जो है वो सब शुरू हो गया है। तो ये अंत कहां जाके होगा राजीव जी, ये तो आने वाला समय बताएगा कि इसका फायदा किसको होता है, किसको नहीं होता है। वरना आपदा में अफसर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, या अफसर जो आपदाओं में बदल जाते हैं सरकार के लिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं इतना कह सकता हूं कि ये सरकार जो है अपने लिए रोज रोज आपदाएं पैदा कर रही है अवसरों की तलाश में। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आपदा में अवसर, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं। और क्या इस वक्त अवसर है या आपदा है, या आपदा में अवसर, या आपदा अवसर की तलाश में आपदा में पैर इस ढंग से फंसा चुके हैं कि आगे निकलना मुश्किल। आने वाले समय में जिस क्रोनोलॉजी की बात अभी संजय जी कह रहे थे, उस क्रोनोलॉजी को अगर आप समझिए तो आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव आएंगे, राज्यों के चुनाव, वैसे वैसे पैर धंसते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगता है क्या? डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। देखिए, अब जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी राजनीति की, उसके चक्के जो है वो उसी नाली के कीचड़ में फंसते जा रहे हैं, जिससे कभी सोचा करते थे कि उस गैस से चाय बनाई जाएगी। अब इससे ना चाय बननी है, ना गैस बननी है, ना कुछ नहीं होना है।
ये सही मायने में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के पराभव का काल जो है वो शुरू हो चुका है। हो सकता है तिक्रमों से चुनाव में कुछ बेहतर, जो मतलब जितनी गिरावट हम सोच रहे हैं सीटों में आएगी, हो सकता है कुछ उससे ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन नैतिक रूप से ये माना जाने लग गया है और अब लोगों ने स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से बहुत हो हल्ला करते थे कि भारत में एक अलग तरह का वो प्रशासन लाएंगे, बहुत सुशासन लाएंगे, फला राम राज्य लाएंगे, ऐसा कुछ भी करने की कुवत जो है इस पार्टी और इन प्रशासकों में नहीं है। ये भारत की जनता अब जान चुकी है। लेकिन एक वो वर्ग है जो अभी भी बहुत ही धर्मप्राण है या बहुत ही, ये जो अभी तस्वीर जो देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये अभी की तस्वीर है जो डिनर मीटिंग है खड़गे साहब के घर पे, उसमें ये तमाम दल पहुंचे हुए हैं और ये मीटिंग चल रही है। ये लाइव की तस्वीर आप सबके सामने रख रहे हैं। आप बिल्कुल सामने देखिए, उधर तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं और तमाम दलों के नेता जो हैं यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। 18 दलों के नेता हैं जो पहले से कहा जा रहा है। अब हो सकता है इसमें कुछ कम हो गए हों, कुछ बढ़ गए हों, ये बाद में अपडेट्स आएंगे हमारे पास, लेकिन इस वक्त ये तस्वीर सीधा आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि ये मीटिंग चल रही है, विपक्षी दलों की मीटिंग। पहले तो सुबह चलती ही थी, अब डिनर के साथ, डिनर डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, और कल क्या कुछ करना है, क्या रणनीति बनानी है, वो सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ से निकल करके बहुत सारी खबरें तो मीडिया में दबा ली जाती हैं, लेकिन हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ये दूसरा पहलू, दूसरा पक्ष आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अतीक कैसे जेल पहुँचा, साबरमती से लेकर के नैनी जेल, ये तो खबर आप पल पल की देख ही रहे हैं। सड़क पे क्या हो रहा है ये सब आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा देश में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि देश का लोकतंत्र, देश का संविधान यहीं से गवर्न होता है, यहीं से बचता है, बचाना पड़ता है, और ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। तो ये जो तस्वीर है ये बता रही है आने वाले समय में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, और जिसको मैं बोल रहा था कि फिर से नए नए समीकरण बनेंगे। क्योंकि देखिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षत्रप हैं, इनमें एक बात तो है कि ये लचीले भी हैं। ये देखते हैं कि हमें अपना अस्तित्व, हमारे प्रांत को फायदा, हमारी महत्वाकांक्षाएं किन चीज से सेटिस्फाइड हो सकती हैं, सुरक्षित हो सकती हैं। तो यही डिसाइसिव जो फोर्स है, निर्णायक जो लोग हैं, वो यही लोग हैं। और जहां तक आपने बोला कि ये जो तस्वीरें हैं ये सामान्य जनता में और मुख्य धारा का जो मीडिया है वो इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि वो आज बहुत ही सुदृढ़ तरीके से आज भी इनके साथ ही खड़ा है भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सत्ता के साथ। इसीलिए और इसी संदर्भ में मैं बता दूं कि जिस तरीके से लोग जो डाइवर्ट हो रहे हैं वो गोदी मीडिया से हटके वो यूट्यूबर्स और जो स्वतंत्र चेता जो चैनल्स हैं उसकी ओर जा रहे हैं, तो वही एक कारण है कि लोगों के पास अब ये खबरें पहुंचने लगी हैं। अब आप ये मत मानिए कि अगर गोदी मीडिया इनको नहीं दिखा रहा है तो लोगों को जानकारी नहीं हो सकी, ऐसा नहीं है। लोगों में उत्सुकता बढ़ी है। और इसी संदर्भ में मैं अपने दर्शकों को, पैनलिस्ट को आपकी इजाजत से ये बता दूं कि लगातार दूसरे महीने हम जो हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के यूट्यूबर्स में हम फिर से दूसरे स्थान पर खड़े हैं। और हमारे प्रधान संपादक राजीव रंजन जी की अनुमति से मैं सभी दर्शकों को अपने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय में जब लोग जो हैं गोदी मीडिया के ऊपर आश्रित हो रहे थे, उन्होंने अपना मीडिया जो हैबिट को बदला है और अपना मीडिया जो चुना है। तो मुझे लगता है ये सारे परिवर्तनकारी जो तथ्य हैं, परिवर्तनकारी जो शक्तियां हैं, ये काम कर रही हैं और वही समाज को भी बदलेंगी और वही राजनीति को भी बदलेंगी। और मैं निश्चित रूप से, ऐसा मेरे को लगता है कि ये जो तस्वीर अभी आपने दिखाई, डिनर डिप्लोमेसी ही नहीं है, ये देश बचाने के लिए एक आयोजन है। हम इसको केवल ये ना कह दें कि ये कोई राजनीति है, हालांकि इसको छोटा बनाने की कोशिश की जाएगी। कल से आप देखिए कि भाई सभी एक ईमानदार प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पुरानी जो कहावत, उनके मुहावरे जो उन्होंने चलाए थे कि सभी शेर को आता देखकर सारे जानवर पेड़ पर चढ़ जाते हैं, ये सब नहीं है। अब ये नहीं चलेगा। लोग जान गए हैं कि ये आज के समय की आवश्यकता है। लोकतंत्र बचाना केवल मीडिया का काम नहीं है, क्योंकि मीडिया जो है वो लोगों के लिए बचा रहा है, लोग इसको समझ रहे हैं। तो राजीव जी, ये मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने बीजेपी को जो घेर लिया है, वास्तविक में एक बहुत अच्छा उसकी घेराबंदी हो रही है और इसके बहुत अच्छे नतीजे जो है आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे थे, लगातार दूसरा महीना है जब हम नंबर 2 पे हैं और
4 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हमारे मंथली व्यूज हैं और ये आप जो हमारे साथी जो रोज़ प्रोग्राम देखते हैं उनके बिना संभव नहीं है। और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। अभी 27 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप सबकी कहें तो मेहनत से, और ये सब कुछ अचीव जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें आपका साथ, आपकी मेहनत इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब अपना काम छोड़कर इस प्रोग्राम को देखते हैं, न सिर्फ इसी प्रोग्राम को बल्कि हमारे तमाम दूसरे प्रोग्राम को भी देखते हैं। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप तमाम साथी जो हमें देखते हैं रोज़। इस जगह तक अगर हम पहुंच रहे हैं तो इसलिए क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप सबका साथ अगर मिले तो हम और आगे तक और ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। तो बहुत कुछ हम देख रहे हैं और इसके साथ साथ